हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में लेसन नंबर 5 सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज यानी आसपास के पदार्थ, उनकी अवस्थाएं और गुणधर्म, ये लेसन हमने रीड किया। इस लेसन में हमने देखा था यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वैक्स। हमने वैक्स देखा था, मोम के टुकड़े लिए थे। उसमें देखा था कि हमने यहाँ पर स्पिरिट लैंप पर मोम के टुकड़े को मेल्ट किया तो वो क्या हो गया, मेल्ट होने के बाद में जब उसको वो जो वैक्स था वो किस में था, सॉलिड में था। उसको जब हमने स्पिरिट लैंप में उसको हमने हीट किया तो वो मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद में वो किस में आ गया, लिक्विड में, है ना। और जब उसको हमने ठंडा किया वैक्स जब उसको ठंडा किया तो वो किस में आ गया, वापस सॉलिड में। यानी इस तरह से उसका चेंजेस हमने देखा था। ओके, उसके बाद हमने इसमें लेसन में पढ़ा था लास्ट पीरियड में कि व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। यानी जब पदार्थ की एक अवस्था परिवर्तित चेंज होकर दूसरी अवस्था में, दूसरे फॉर्म में जब जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी पदार्थ का रूपांतरण, पदार्थ का चेंजेस कहते हैं। ओके, उसके बाद में हमने लास्ट पीरियड में देखा था यहाँ पर कि हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे यहाँ पर और देखा था कि वेरियस सब्सटेंस में कौन कौन से जो सब्सटेंस है वो कौन कौन से जो जिसको हम कहते हैं कि हवा में उड़ने वाले हैं, गैसेस वाले हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होने वाले हैं, वो हमने इसमें देखा था। या कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि सॉलिड से पहले लिक्विड में आते हैं, फिर लिक्विड से गैस में जाते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं। फिर हमने यहाँ पर ऑरेंज बॉक्स में देखा था कि द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इफ इट इज हीटेड और कूल्ड। एवरी सब्सटेंस इन अवर सराउंडिंग्स इज फाउंड इन आइदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स। इसमें हमने देखा था कि जो प्रत्येक सब्सटेंस होते हैं वो ऊष्मा, हीट देने या फिर कूल करने पर उसका चेंज होता है। और हमारे आजू बाजू में, हमारे सराउंडिंग्स में, आसपास में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऐसे बहुत सारी सब्सटेंस है जो किसी ना किसी अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। सॉलिड में भी दिखाई देते हैं, लिक्विड में भी दिखाई देते हैं एंड गैसेस में भी, स्टेट में भी हमें यह गैसेस स्टेट्स में भी हमें यह सब्सटेंस दिखाई देते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा था इन द पास्ट में कि जो 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जे विलार्ड गिब्स, जो जे विलार्ड गिब्स जो यह 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट है, इन्होंने यह सिद्ध किया था, यह शो किया था कि जो पदार्थों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब्सटेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी अवस्थाएं और जो कण होते हैं उसकी संरचना पर ही निर्भर करते, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के पर डिपेंड होती है, जो फिजिकल स्टेट्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट, हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखे थे, जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में उसका किस तरह से शेप और वॉल्यूम चेंज होते रहता है। उसके बाद में हमने हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट में देखा था कि किस तरह से चेंज होता है। यदि हम किसी सब्सटेंस को, सॉलिड को अगर हीट दे तो उसका चेंज लिक्विड में होता है, लिक्विड से वो गैस बनकर वेपर उड़ जाते हैं। ठीक है, फिर वापस उल्टा अगर गैस में आ गए तो वो लिक्विड में होता है, लिक्विड से फिर वो सॉलिड में चेंज होता है कूल होने के बाद में। ठीक है, उसके बाद में हमने द टेम्परेचर एंड द थर्मामीटर देखा था कि किस तरह से टेम्परेचर और थर्मामीटर होता है। और अभी तो जो थर्मामीटर है वह यूज किया जाता है डिग्री सेल्सियस में, है ना। उसका जो यूनिट होता है वो हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। और अभी तो डिजिटल थर्मामीटर्स जो आए हैं बहुत ही उसका फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा है, यह हमने देखा था। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पेज, हमारा 34 पेज में हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देखा था, रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर, जिसमें हमने कुछ आइस के एक बर्तन में हमने एक मतलब इसका आइस के, बर्फ के टुकड़े लिया था। और बर्फ के टुकड़े लेने के बाद में हमने उस पर क्या रखा था, थर्मामीटर रखा था। और उसमें हमने देखा था कि
बर्फ के दो बर्तन लिए थे, जिसमें हमने एक बर्तन में आइस के टुकड़े डाले थे और थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर देखा था कि कितना टेम्परेचर हुआ, और दूसरा हमने बॉइल्ड पानी लिया था और उसमें देखा था थर्मामीटर डालकर उसका टेम्परेचर कितना हुआ। दोनों का टेम्परेचर हमने नोट किया था। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा था कुछ एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में टेम्परेचर देखे थे, किस किस का टेम्परेचर कैसे कैसे होता है। तो उसमें हमने देखा था कि बॉइलिंग वाटर जो होता है वो कितने डिग्री होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद में जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब वाटर जो है बॉइलिंग होता है, ठीक है। फ्रीजिंग वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में आता है। उसके बाद में विंटर नाइट में जो एयर होती है उसका 15 डिग्री सेल्सियस, एंड समर में आफ्टरनून के समय में 35 डिग्री सेल्सियस होता है एयर का टेम्परेचर। फिर फ्रिज के इनसाइड में यानी फ्रिज के आजू बाजू भीतर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनसाइड फ्रिज के अंदर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो -18 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉडी, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। इससे कम भी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा हो गया तो जिसको हम लोग बुखार कहते हैं ना, वो भी हमारे लिए घातक होता है। और अगर कम हो गया 37 से तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर मिनिमम 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद में हमने बॉइलिंग देखा था। बॉइलिंग में हमने देखा था कि जो वाटर है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, इवेपोरेटिंग होता है, वाष्प उसमें से वेपोर निकलती है, और सन की हीट की वजह से जो पानी है, वाटर है, वह वेपोर होते रहता है। अगर फर्श पर भी कुछ देर पानी गिरा हो तो वो भी कुछ देर बाद में ड्राई हो जाता है। यह सब कुछ किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से ही होता है। इस पे भी हमने बॉइलिंग का यहाँ पर डायग्राम देखा था। इसमें देखा था कि बर्नर के द्वारा पानी को बॉइलिंग हीट कर देते हैं, तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस था पानी। जब उसको थोड़ा बॉइलिंग दिया तो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, और फिर वो जब ज्यादा बॉइलिंग होता है उसमें से बुलबुले निकलते हैं, है ना, उसमें से, तो तब हमें क्या दिखा था, बुलबुले निकलने के बाद में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका वाटर का हो गया था। इसमें हमने कंडेंसेशन पढ़ा था, बॉइलिंग ऑफ वाटर और इवोल्यूशन ये भी पढ़ा था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 35 पे हमें ऊपर में दिया हुआ है लेट्स ट्राई दिस। इस पे हम लोग देखेंगे अभी हमें क्या बोला है यहाँ पर कि टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस अ थर्मामीटर इन इट। यानी हमें एक बीकर लेना है, उस बीकर में थोड़ा सा सम वाटर लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, और उसमें क्या रखना है, थर्मामीटर, और उसमें थर्मामीटर जो होता है वो उसमें रखना है बीकर में पानी डालने के बाद में। फिर क्या बोला है, हिट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैम्प। फिर बीकर को स्पिरिट लैम्प से हिट करना है, हिट देना है। नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना है वो हमें राइट करना है, नोट करना है। रिपीट द एक्टिविटी एडिंग सॉल्ट और शुगर टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट अगेन। व्हाट डू यू इनफर फ्रॉम इट। यानी अब हमने तो पहले पानी का टेम्परेचर नोट कर लिया। अब उसके बाद में हमें बोला है कि उस पानी में थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर, नमक और शक्कर डालना है, और फिर से पानी को बॉईल करके उसका टेम्परेचर देखना है और उसे भी नोट डाउन करना है। और फिर देखना है कि दोनों पानी का जो क्वथनांक है, पानी का जो बॉइलिंग पानी है, वह संघनन बिंदु यानी जो हमने शुगर और सॉल्ट ऐड की और पहले वाला दोनों एक ही है क्या, वो हमें देखना है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोगों को दिया है वाइल गेनिंग हीट, यानी पदार्थ को उष्मा जब मिलती है तब क्या होता है। बॉइलिंग किया हमने, बॉइलिंग उसके बाद में मेल्टिंग होता है ना, गलन होता है उसका। तो जब हम बॉइलिंग करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, वेपर होती है, ठीक है। फिर बीच में लिक्विड बनता है और मेल्ट होने के बाद में मतलब सॉलिड वो ठोस हो जाता है ना, जब वो बॉइलिंग होने उसको ठंडा कर दिए तो सॉल्ट में आ जाता है। तो वैसे ही फिर कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग करने के बाद में वो सॉलिड आ जाता है, और कंडेंसेशन करते तो गैस वेपर में आ जाता है। वाइल लूजिंग हीट यानी पदार्थ को उष्मा कम होते रहने पर इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ऊपर में हीट देने पर होता है और नीचे में कम होने पर। जो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग है यह हीट कम होने पर यानी जब कूल होता है तब, और ये बॉइलिंग मेल्टिंग है यह हीट
देने पर होता है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर लिखा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी जिसको हम लोग हिमीकरण कहते हैं। इसमें क्या बोला है कि द वाटर केप्ट इन अ फ्रीज और ऑन आइस becomes cooler and cooler that is its temperature falls। यानी जो हमारा फ्रीज है, फ्रीज में या बर्फ पर रखा गया जो पानी है वह ठंडा होता जाता है और उसका टेम्परेचर कम कम होते जाता है ना। एट अ सर्टन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर बट स्टार्ट्स फ्रीजिंग एंड फ्रॉम्स आइस। यानी एक निश्चित टेम्परेचर पर पानी और ठंडा न होकर उसका क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, उसका बर्फ में चेंज होने लगता है, वो जमने लगता है पानी, है ना। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर पर यह वाटर फ्रीजिंग होने लगता है उस प्रोसेस को, उस पानी का क्या कहते हैं, फ्रीजिंग यानी हिमांक कहते हैं, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब नीचे क्या बोला है कि द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल दिया हमें, द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस। इट इज रीड एज -18 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या रीड किया जाता है, ये जो दिया है हमें -18 डिग्री सेल्सियस, इसको रीड कैसे करते हैं, -18 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो दिया है हमें कि जो किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब उसको माइनस में पढ़ा जाता है। और जो ये माइनस वाला इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग कि -18 डिग्री सेल्सियस, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पर कि व्हेन आइस गेट्स हीट इट starts melting और changing into the liquid state again। यानी यहाँ पे बोला है कि बर्फ को अगर हम फिर से हीट करते हैं, फिर से अगर बर्फ को, आइस को हीट करें तो वापस वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है और उस मेल्ट होने के बाद में वापस वो क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट अगेन। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जो बर्फ है, आइस है, वो मेल्ट कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। इट मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम। यानी इसका मतलब ये है कि पानी का फ्रीजिंग होना और मेल्टिंग होना दोनों क्या है, एक ही है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। आगे क्या बोला है, each substance has a specific boiling point which is also its condensation point। यानी प्रत्येक पदार्थ जो है सब्सटेंस है वह क्या होता है, स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, और वही क्या होता है, कंडेंसेशन पॉइंट, संघनन बिंदु भी होता है। Each substance has a specific melting point which is the same as its freezing point। प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट क्या होता है, एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्पेसिफिक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वही उस पॉइंट का, सब्सटेंस का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, उसका गलनांक भी होता है। फिर हमें ऑरेंज बॉक्स में क्या दिया है, the temperature at which a substance boils while heating is the same as the temperature at which it condenses when it is cooled। Similarly, the temperature at which a substance freezes while cooling is the same as the temperature at which it melts when it is heated। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि पदार्थ गर्म होते समय जिस टेम्परेचर पर उसका बॉइलिंग होता है, हीट देने के बाद में उसका जिस समय उसका बॉइलिंग होता है, उसी समय जब उसको ठंडा होते समय, यानी बॉइल तो होता है, उबलता है वो, पर ठंडा होते समय उसी टेम्परेचर पर उसका कंडेंसेशन भी होता है। पदार्थ ठंडा होने पर जिस टेम्परेचर पर वह फ्रीजिंग होता है और हीट होते समय वो उसी टेम्परेचर पर क्या होता है,
मेल्ट भी होता है। इस तरह से ये हमें बताया गया है। अब हम इसमें देखेंगे यूज यूर ब्रेन पावर, जो हमें दिया है यहाँ पर क्या बोला है कि द चार्ट गिवन बिलो शोस द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ some substances, state whether these substances are solid, liquid or gases at room temperature। यानी जो हमें नीचे यहाँ पर चार्ट दिया है, इस चार्ट में कुछ सब्सटेंस है जिसमें क्या क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिए गए हैं। उसके बेस पर हमें यह सब्सटेंस कौन से सॉलिड है, कौन से लिक्विड है और कौन से गैसेस वाले हैं, यह देखना है। जैसे हमें सब्सटेंस दिया है, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ठीक है। जैसे कैंडल है, कैंडल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 60 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड बॉइलिंग करो तो हम कितना होगा, 350 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वैसे प्लास्टिक 250 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग में 954 डिग्री सेल्सियस। लोहा यानी आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसा बोल सकते हैं। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1535 डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 2862 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो। उसके बाद में हमें बोला है कि वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, यानी यहाँ पे जो स्टेट है, रूपांतरण है, उसके विभिन्न अलग अलग उसके यूजेस, वेरियस यूजेस किस तरह के हैं वो हम देखेंगे। तो पहला हमें दिया है यहाँ पर कि कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स। जो कैंडल बनाते हैं वो पैराफिन वैक्स पिघलाकर कैंडल बनाते हैं। जो पैराफिन वैक्स होता है उसको मेल्ट करते, पिघलाते, उसके बाद में क्या बनती है, कैंडल बनती है। सेकंड बोला है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस कहते हैं, इज यूज्ड टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट फ्रोजन। यानी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो आइसक्रीम बनाने में, उसे ठंडा बनाए रखने में उपयोगी होती है। आइसक्रीम बनाने के लिए जिसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो उसकी जरूरत पड़ती है, किसके लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए। फिर थर्ड है लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, यानी जानवरों की जो रक्त कोशिका होती है, द्रव अवस्था वाली नाइट्रोजन का उपयोग रक्त कोशिकाओं और जो एनिमल से, पशुओं के शुक्राणुओं को टिकाने में होता है, किसका, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज। फिर सैंड यानी रेती, बालू जिसको कहते हैं, इज मेल्टेड टू मेक ग्लास, यानी बालू, रेती को पिघलाकर क्या तैयार किया जाता है, ग्लास, कांच तैयार किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स, यानी सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स के बनाने के लिए धातुओं को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, मेटल्स को पिघलाया जाता है, तभी उसके ऑर्नामेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आभूषण, बनाए जाते हैं। 6 पॉइंट है आयरन इज मेल्टेड टू मेक टूल्स, यानी लोहे को पिघलाकर मेक टूल्स, औजार बनाए जाते हैं लोहे को पिघलाकर। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 में हमें यहाँ पर दिया है ऊपर में, लेट्स ट्राई दिस में क्या बोला है, टेक सम सैंड इन अ क्रूसिबल, यानी एक क्रूसिबल तस्करी में, एक प्लेट में थोड़ी सी सैंड, रेती लेना है। पुट अ व्यू आयोडीन क्रिस्टल्स ऑन इट, उसमें फिर आयोडीन के कुछ टुकड़े डालने हैं। प्लेस द क्रूसिबल ऑन अ ट्रीपॉड टू हीट इट, फिर उस क्रूसिबल है, यानी इसको तस्तरी कहते हैं, प्लेट कहते हैं, वो बर्नर पर रखेंगे और उसके ऊपर में कांच की एक कीप को उल्टा करेंगे। ब्लॉक द स्टीम ऑफ द फ्यूनल with a cotton plug or place it inverted over the crucible. Light the burner and heat the mixer in the crucible. Observe the changes. यानी यहाँ पे हम बोल रहा है कि एक प्लेट में थोड़ी सी रेत लेनी है, उसमें आयोडीन के कुछ टुकड़े डालने हैं
और उसको वो जो प्लेट है तस्तरी उसको बर्नर पर रखना है। उसके ऊपर में क्या करना है, कांच की ग्लास की एक कीप को उल्टा रखना है। कीप के ऊपर में जो उसका जो मुंह होता है ना, उस पर कॉटन के गोली बनाकर उसका मुंह को बंद कर देना है। फिर उसे स्पिरिट लैंप और बर्नर पर जलाना है। और आयोडीन के जलाने के बाद में क्या देखेंगे हम लोग कि जो आयोडीन है वो कुछ समय के बाद में उसको हिट देंगे। तो हिट मिलने के बाद में जो आयोडीन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें देखना है कि उसमें क्या चेंज आते हैं, आयोडीन में क्या चेंज हमें दिखाई देते हैं। क्या चेंज दिखाई देंगे हमें, वो हवा में उड़ जाएंगी और जो कॉटन जो है उस पर जाकर चिपक जाएंगी, है ना। अब यहाँ पे देखो वाई डज दिस हैपन। अब हमको यहाँ पर सब्लिमेशन में क्या बोला है, जिसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन में क्या बोला है हमें कि आयोडीन क्रिस्टल्स डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट। जो आयोडीन क्रिस्टल होता है, आयोडीन जो होती है वह डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज होती है, गैस में, यानी वह मेल्ट नहीं होती है, डायरेक्ट वह सॉलिड से गैस में चेंज होती है। When the fumes of iodine hit the walls of the funnel, they cool to form solid crystals of iodine and stick to the funnel walls। और आयोडीन गैस के जो कण है वह कीप के उस पे चिपक जाते, टकराते हैं पृष्ठभाग से, और वह ठंडे हो जाते हैं और वापस सॉलिड के रूप में कांच में जाकर चिपक के रहते हैं। Thus, on heating, iodine does not melt and change to a liquid but directly change to the gaseous state। यानी जो जिसको हम बोलेंगे कि जो आयोडीन के टुकड़े थे वो कांच से चिपके रहते हैं, और अगर उसको वापस हम हीट देते हैं, हीट मिलने पर वह डायरेक्ट ठोस से लिक्विड न होते हुए डायरेक्ट वापस गैस में चेंज हो जाते हैं, यानी मेल्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट गैस से सॉलिड में एंड सॉलिड से गैस में ही चेंज होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में क्या बोला कि द चेंज ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू अ गैस और वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको अंडरलाइन करेंगे। ये पूरा क्या बोला यहाँ पर कि जो सॉलिड चेंज है, सॉलिड अवस्था वाले पदार्थ का लिक्विड में न चेंज होकर सीधा गैस में चेंज होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है हमको, यहाँ पर पिक्चर भी दिया है, जैसे हमने बर्नर से गर्म किया था उसको, तो ये कॉटन के इस पे न आके यहाँ पे चिपक गए और ये इस पे कीप पर भी आकर चिपक गए थे। ये बर्नर या फ्यूनल, ठीक है। ये आयोडीन के पार्टिकल्स दिए है, यहाँ पर कॉटन प्लग दिया है, यहाँ पर एक्चुअल पार्टिकल्स ऑफ आयोडीन सीन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इस तरह का होता है। ठीक है। फिर यूज योर ब्रेन पावर में हमें बोला है कि ऑन ओपनिंग अ बॉक्स ऑफ कपूर इट्स स्मेल स्प्रेड्स ऑल अराउंड। व्हाई डज दिस हैपन। यानी कपूर की गोली वाले डिब्बी को खोलते ही कपूर की हमें गंध, है ना, उसकी स्मेल आती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कपूर सॉलिड होता है तो उसका डायरेक्ट चेंज किस में होता है, गैस में, है ना, इसलिए, और वो गैस चारों ओर फैल जाती है, इसलिए हमें उसकी स्मेल आती है। ओके। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ये तुम कैसे पहचानोगे। यहाँ पे ग्लास का दिया है हमें, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, स्टील और ग्लास। जो पानी का ग्लास होता है वो प्लास्टिक का भी होता है, स्टील का भी होता है और कांच का, है ना। किस कैसा है तो हम कैसे पहचानेंगे उसको देख कर, है ना, क्योंकि हमको पता है कि प्लास्टिक किसको कहते हैं, कांच किसे कहते हैं और स्टील किसे कहते हैं ना। अब और रोड, इसको छड़ कहते हैं। आयरन और एल्यूमिनियम की होती है, लोहे और एल्यूमिनियम की होती है। और डोर, जो कमरे का दरवाजा होता है, वो वुडन और ग्लास, है ना, कांच का भी होता है और लकड़ी का भी होता है। और व्हाइट पाउडर, सफेद चूर्ण, सॉल्ट एंड और चॉक पाउडर किसका होता है, नमक का भी होता है, सॉल्ट नमक का भी होता है, और चॉक पाउडर चॉक का भी होता है। ठीक है। फिर क्या बोला, टू आंसर द अबव क्वेश्चन यू कंसिडर देयर प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल देयर transparency, hardness, weight, color, the sound produced from it, solubility in water, extra substances can be identified by studying their properties।
दे कैन बी पुट टू यूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। लेट्स द स्टडी द प्रॉपर्टीज और सब्सटेंस इन ग्रेटर डिटेल। यानी यहाँ पर हमको बोला है कि जो हमें ऊपर में प्रश्न दिए हैं, उत्तर देने के लिए तुमने पदार्थों के बहुत सारे क्या किए हैं, उनको देखा है, उनके प्रॉपर्टीज को देखा है, उनको उनके गुणधर्मों को ध्यान में रखा है। जैसे एग्जांपल, किसी में क्या होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी होता है, पारदर्शी होता है, कुछ हार्डनेस कठोर होते हैं, कुछ वेटेड भारी होते हैं, कलर कुछ का कलर पता होता है आपको, कलर कैसा है उसका वो देख के हम पता चलता है। साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम इट, किसी से आवाज निकलने वाली आवाज होती है। सोलिबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलता है कोई। ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ हमको पता होता है। इन सबको देखने के बाद में ही हम उन पदार्थों को पहचान सकते हैं और उन गुणधर्मों के अनुसार हम उनका क्या करते, यूज करते, उपयोग करते हैं। तो अब हम इस पदार्थों के हम अब क्या पढ़ेंगे, किस बात को पढ़ेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन ग्रेटर डिटेल। यानी अब हम पदार्थों के गुणधर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यह हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन ग्रेटर डिटेल, यह हम हमारे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ने वाले हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही।